हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग बने एकदम। वेलकम बैक, स्वागत है आपका आज के सेशन में जहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं अपने सर्कल का लास्ट लेक्चर। इसके बाद से पीवाई क्विज बाकी रहेंगे और ये होगा हमारा आखिरी लेक्चर। ठीक है, तो आज के इस लास्ट लेक्चर में हम अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अच्छा, क्या होता है? इसके पहले हम टेंजेंट वगैरह पढ़ चुके हैं। सर टेंजेंट क्या होता है, सर्कल क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, और थ्योरम 10.1 पढ़ा था हमने, जहाँ पे ये बताया गया था कि रेडियस और टेंजेंट है ना, ये परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, और उस पॉइंट को जहाँ पे ये दोनों टच करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं। फटाफट से पेन कॉपी और एनसीईआरटी अपने साथ में लेकर बैठे हैं, क्योंकि आज जो हम थ्योरम 10.2 करने वाले हैं वो कंसेक्यूटिवली लगातार 3 साल से आ रहा है ना, हर साल पूछा जा रहा है। और 2022 में सर आई गेस जुलाई के पेपर में पूछा गया था, रिपीटर स्पेशल है बट पूछा गया था। ठीक है, तो लेट्स सी द क्वेश्चन। हमारे पास का टॉपिक है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो कैसे बताओगे सर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कहाँ होता है? ये देख, सबसे पहला काम तो मैंने बना दिया सर्कल। अब ये सर्कल तैयार। अब सर्कल का हम एक ठो और सर्कल बना दिए, फिर हम जो है एक ठो और सर्कल बना दिए, 3 सर्कल हो गया। अब हमें देखना है कि इन तीनों सर्कल में टेंजेंट कैसे बनेगा। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट कहना चाहिए वैसे तो। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो क्या इस पॉइंट से जो लाइन गुजरेगी वो टेंजेंट होगा? देखो, तो इस पॉइंट से जो भी लाइन गुजरेगा वो कभी भी टेंजेंट नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता सर? क्या उसके अंदर वो काबिलियत, वो प्रतिभा नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है सर, और हमने पढ़ा था कि टेंजेंट वही होता है, टेंजेंट वही होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, तो ये टेंजेंट तो नहीं है। क्या बात समझ में आई? दूसरी बात, अगर पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर आ रहा हो, ऑन द सर्कल, कहाँ? ऑन द सर्कल, तो अगर मैं टेंजेंट बनाने की कोशिश करूं तो मैं इस पॉइंट से एक टेंजेंट गुजार सकता हूं। मैं इस पॉइंट से एक टेंजेंट गुजार सकता हूं जो कुछ ऐसे गुजरेगा। तो ये हो गया आपका टेंजेंट। मतलब अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट हो तो एक टेंजेंट बन सकता है, और हमने कल भी तो पढ़ा था ये चीज कि सर्कल के एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट गुजरेगा। पढ़ा था। अब एग्जैक्ट, अब आपको यहाँ क्या करना है, अब हम लास्ट केस देख रहे हैं जहां पे पॉइंट जो है सर्कल के बाहर होगा, और आपको अब बताना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट आप बना पाओगे। तो हमने कोशिश की, तो हमने देखा कि इस पॉइंट से जब टेंजेंट बनाने की बात हो तो एक टेंजेंट तो हमें इस साइड से बनता हुआ नजर आ गया। डन, समझ आ गया हमें? अच्छा ठीक है सर। और दूसरा टेंजेंट, जब हम दूसरा टेंजेंट बनाने बैठे हैं तो दूसरा टेंजेंट भी बन जा रहा है। देखो, इस साइड से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये तो दो दो टेंजेंट बन गए। अच्छा सर, अगर मैं दो से ज्यादा ट्राई करूँ तो नहीं बनेगा क्या? चलो ट्राई करके देखते हैं। मान लो मैं दो से ज्यादा की सोच रहा हूँ, मैंने और थोड़ा लालच किया, मैं थोड़ा और सोचूं, तो अगर मैं टेंजेंट बनाऊं भी तो कैसे बनाऊं? अंदर तो बना नहीं सकता, ये सारे सेकंड हो जाने हैं, पूरा पोर्शन देखो सेकंड हो जाएगा ही। और अगर मैं इससे बाहर गया तो देखो तो अब भी ये टेंजेंट तो बन नहीं पाएगा। मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से केवल और केवल दो ही टेंजेंट पॉसिबल है। ये आपको ध्यान रखिए। और यही हमारे लेक्चर का आज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट होना। दो टेंजेंट्स कितने हैं? टू टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स। क्लियर? अब आइए देखते हैं कि ये दो टेंजेंट जो है, दो टेंजेंट में क्या क्या प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, क्योंकि हम एक पॉइंट तो ऑलरेडी जानते हैं कि सर अगर ये सेंटर है और सेंटर से अगर मैं यहाँ पर रेडियस बना दूं तो ये टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और ये गाथा यहाँ पे भी चलती रहेगी सर, ये टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इतना तो मुझे पहले से पता है। अब देखो आगे क्या करना। तो सर हमें आगे देखना है सवाल। ये हमारा थ्योरम 10.2। क्या है हमारा थ्योरम 10.2? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब इनका कहना है कि अगर आप किसी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आप बनाओगे तो उन दोनों की लेंथ इक्वल आएगी। तो लेट्स चेक इट आउट। ये बना दिया हमने सर्कल। डन। अब भाई कोई छोटा सा एक्सटर्नल पॉइंट भी बना देते हैं फटाफट से। तो ये हमारे एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने बनाने की कोशिश की एक टेंजेंट, ये वाला है जो कि कुछ ऐसे दिख रही है। डन। और ऐसे ही हमें मकसद अपने कामयाब होना है। एक टेंजेंट मुझे और उठाना है, तो ये रहा एक और टेंजेंट जो इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये कुछ ऐसे जाएगा और यहाँ पे एचेस टच हो रहा है। क्लियर? तो ये हो गया आपके एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट मैंने बना दी। अब ध्यान से देखते जाना, ये जो पॉइंट है इसे मैं पी कह रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ और इस पॉइंट को मैं बी कह रहा हूँ।
और सेंटर में हमारा ओ है, सेंटर में हमारा क्या है, ओ, इसे हमने ओ कह दिया। और भी चीजें ऑब्जर्व करते जाओ, इस ओ से यहाँ पे हमारा रेडियस हो गया, और ऐसे ही इसी ओ से एक रेडियस हम इस साइड भी बना देंगे, ये हो गया आपके रेडियस। क्लियर? अच्छा, जितने लोग भी समझदार हैं, समझदार तो सभी हैं, ठीक है। तो जितने लोगों को याद है बेसिकली उन्हें ये बात पता होगी कि सर ये तो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे ऐसे कर दो, एरो कर दिया मैंने मार्क, ये हो गया परपेंडिकुलर। अच्छा, ये जो लेंथ है पी और पीबी, ये जो लेंथ है ना पी से लेके ए और पी से बी, ये तो है तो टेंजेंट। तो जो पी ए एंड पीबी है, पी ए एंड पीबी, पी ए एंड पीबी, पी ए एंड पीबी आर कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या कहते हैं इन्हें हम? लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो सर इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये तो आप नहीं बता तब भी हमें पता था। बिल्कुल पता रहेगा, क्यों पता? क्योंकि भाई टेंजेंट की लंबाई तो है, और क्या है, कौन सा बाबा तीर मार दिया, ठीक है। चलो आ जाओ, ये बड़ा आसान सा टॉपिक था। अब हमें देखना है अब थ्योरम के हिसाब से कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट जो टेंजेंट ड्रॉ किया है उनकी लंबाई इक्वल आएगी, मतलब ये और ये इक्वल हो जाएगा। कैसे? तो इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन बनानी होगी, इमेजिनरी लाइन, डॉटेड लाइन आप कह सकते हो, जो यहाँ तक ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये बन गया, देखते ही देखते दो ट्रायंगल बन गया, दो ट्रायंगल बन गया। तो हमें क्या क्या गिवन था, चलो तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल हमारे पास दो ट्रायंगल है सर, दो ट्रायंगल है। कौन कौन से दो ट्रायंगल हमारे पास? हमारे पास एक ट्रायंगल है ए ओ पी, इन ट्रायंगल ए ओ पी, एंड दूसरा ट्रायंगल है बी ओ पी, बी ओ पी। अब दोनों में जरा कंपैरिजन स्टार्ट करो तो मैं आपको देखो ये बता सकता हूँ, हाँ सर ये ओ ए जो है वो इक्वल आएगा ओ बी के, क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, और इससे हम पढ़ेंगे रेडियाई। अच्छा, ये रेडियाई, रेडी, ये इसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ठीक है। तो मैंने तो अपने सबसे बता दिया, ठीक है, आप देख लो आपको क्या बोलना है, ठीक है। अच्छा, बहुत ही कंट्रोवर्शियल वर्ड है ये, मतलब सर्च करने पे भी इसका कोई कंक्लूजन नहीं मिला मेरे को। तो चलो ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। तो ये हो गया, अपने रेडी यहाँ पे लिख दिया, ढूंढ लूंगा, बता दूंगा इस दिन में तुम्हें ना कंक्लूजन इसका फाइनल क्या बोलेंगे अपन इसे। तो सर हमें आगे बढ़ना है। आगे हमने देखा कि सर ये ओपी जो है वो इस ट्रायंगल का भी पार्ट है और ओपी इस ट्रायंगल का भी पार्ट है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम लिखेंगे सर यहाँ पे ऑल्सो ओपी इज इक्वल टू ओपी, रीजन देंगे हम यहाँ पे कॉमन। और साथ ही साथ मुझे मालूम है कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों तो 90 डिग्री है सर, तो लिखना तो पड़ेगा। तो लिखे एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखना, आरएचएस लगा सकते हैं हम। आरएचएस कैसे? जो आपने 9 से में पढ़ा था, याद है, कॉन्ग्रुएंसी। अरे दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपने क्राइटेरिया पढ़ी थी, 5 पढ़ी थी। साइड एंगल साइड, है ना, फिर एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, और आरएचएस, ये पांचों सीक्वेंस में आपने ऐसे पढ़ा था। तो लास्ट हुआ था आरएचएस। अब आरएचएस लगता है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। अब आरएचएस का मतलब होता है कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो एक तो राइट एंगल में से परपेंडिकुलर है तो बेस दोनों, तो कोई एक नहीं, देखो मैंने बेस ले लिया दोनों ट्रायंगल का। फिर हाइपोटेनस लिया था, देखो इसका भी हाइपोटेनस ये है और इसका भी हाइपोटेनस ये है, तो हाइपोटेनस ले लिया और राइट एंगल का एक पार्ट ले लिया हमने। तो ये हो गया आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ पी जो है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ पी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, अब उसके बाद अपन ये बात कह सकते हैं कि हाँ सर, देयरफॉर एपी दिख रहा है, एपी इज इक्वल टू बीपी, और इसे हम कह देंगे सीपी से, सीपी। और एपी और बीपी तो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, यहां से हम कह सकते हैं हेंस द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, hence the length of tangents are equal। डन, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपका इक्वल आ गया। बट सिर्फ क्या यही कंक्लूजन निकल सकता है? नहीं, इसमें और भी चीजें आ सकती हैं। क्या क्या आ सकता है, देखो ध्यान से। अब अगर मैं तुम्हें और नजारे दिखाऊं तो तुम्हें बात समझ में आएगी, सर ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, क्या ये दोनों एंगल इक्वल नहीं हो जाएंगे? सीपी से बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ना, ये 90 है 90, तो इनके सिर्फ ये वाले दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ध्यान रखना।
ये दो एंगल इक्वल हो गए, ये दो एंगल इक्वल हो गए, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं, देखो और भी रिजल्ट इसमें आएंगे, ठीक है। तो ऑल्सो 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 एंगल, कौन सा एंगल है ये, ओ ए ओ पी ए, ओ पी ए इज इक्वल टू ओ पी बी, ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, और सब में सीपी सीधी रीजन लिखना आपको। अच्छा फिर इससे जब इसे ये वाले को भी इक्वल कर देंगे तो ए ओ पी इज इक्वल टू बी ओ पी एंड एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ पी, एंड सब में आपका रीजन आएगा सीपी सीटी, ध्यान रखना। अब इसके साथ साथ आपको एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या है सर वो, देखना हियर हम लिख सकते हैं कि हियर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी ए बी सी डी नहीं, पी ए ओ डी, चार साइड है देखो, पी ए ओ ओ बी और बी पी, आपके पास चार साइड हुए, तो हम लिख सकते हैं हियर पी ए ओ बी इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, समझ आ गया। अब अगर ये क्वाड्रिलेटरल है सर, तो इनके चारों एंगल को जोड़कर 360 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो हमने लिखा कि एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360। अब वक्त रहते मुझे समझ में आया सर ए और बी तो 90 है, तो मैंने पी को तो पी छोड़ दिया, ए को तो 90 कर दिया, और ओ को भी ओ छोड़ दिया, और फिर मैंने बी को भी कर दिया 90, और इज इक्वल टू मैंने कर दिया यहाँ पे 180 360, और 90 90 तो सर 180 हो किधर का माइनस हो जाएगा, मतलब एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो हमें आंसर मिल जाएगा कि एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अरे बाप रे, ये क्या आ गया सर, ये बहुत काम की चीज आई है। अब ध्यान से समझो, क्या आपको ये बात पता है कि जो दो एंगल को जोड़ने पे अगर 180 आ जाए तो हम कहते हैं कि वो दोनों एंगल है सप्लीमेंट्री। तो यहाँ से तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ सर, ये जो दोनों एंगल आपको मिले हैं, है ना, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अगर मतलब क्या हुआ सर, अगर ये वाला एंगल 80 होगा तो हम ये बात छाती ठोक के बता पाएंगे सर ये वाला एंगल 100 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 180 आएगा ही आएगा, समझे। और मान लो जो तुमसे आधा पूछ लिया, तो 100 का आधा इधर 50 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 85, ये बात ध्यान रखना। आधा आधा बटने वाले सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। 10.2 में स्टार्टिंग के वो 3 एमसीक्यूज करें, कर लेना, बहुत काम आए। एक्सरसाइज 10.2 में पहला एमसीक्यू 1 सेकंड और थर्ड, पहले स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं, वो करके ही एग्जाम में बैठना, बहुत से क्वेश्चन आते हैं उसमें से, तो समझ गए। तो ये एक काम का थ्योरम है, आप इसे चीजों को नोट डाउन कर लें, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, ए एंगल पी एंड ओ आर सप्लीमेंट्री, दिस आर कर दो ना, दिस आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सर के ग्रामर पे मत जाओ, सर के ग्रामर पे मत जाओ, क्योंकि सर को ग्रामर नहीं मैथ्स आता है, नहीं इतनी ग्रामर तो आती है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलो ठीक है बेटा, अंग्रेजी में कुछ ना रखा, जब सवाल आए तब बात करेंगे, ठीक है, जब सवाल आएगा तब बात करेंगे, देखते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, समझे। अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते, कुछ सवाल करते हैं, कुछ बात करते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास है, इन अ फिगर गिवन बिलो, फिगर क्योंकि हालांकि मैंने बनाया नहीं क्योंकि वो ज्यादा मुश्किल पड़ रहा, तो मैं यहाँ बना दूंगा फिगर, ठीक है। द टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, तो पहली बात है कि एक सर्कल बनाएंगे हम, फिर हम बनाएंगे पी ए और पी बी, ठीक है। तो हमने एक ऐसे बना दिया, ठीक है, डन। और ऐसे ही मिलता जुलता एक इसी पॉइंट से हमने एक और बनाया टेंजेंट, जो कुछ ऐसे गुजर रहा था, डन, क्लोज। इस पॉइंट को मैं कह दूंगा P, इसे मैंने कह दिया A, और इसे मैंने कह दिया यहाँ पे B, ठीक है। और अगर तुम्हें ध्यान में हो तो सेंटर से मैं अगर ऐसे ज्वाइंट कर दूं तो ये हो गया आपका रेडियस, और ये सेंटर तो सर यहाँ पे भी ज्वाइंट होगा, बिल्कुल ज्वाइंट होगा सर, ये भी हो गया आपका रेडियस। बीच में हम बनाएंगे एक इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जो कि कुछ ऐसे गुजर रही होगी, ये हो गया। अब आपको याद हो तो इसे हम O कहते हैं, ये P है, ये A है, सारी चीजें तैयार कर दी मैंने। अब देखो क्वेश्चन ने क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया सर कि पी और पीबी जो है टेंजेंट है टू द सर्कल सेंटर ओ, एन एंगल एओपी इज इक्वल टू 55 डिग्री। एओपी कितना है 55, तो एओपी मतलब सिर्फ ये वाला एंगल जो है वो 55 डिग्री का है। अब आगे, देन एंगल एपीबी मतलब ए पी
बी, मतलब ये पूरा पूछा गया है पूरा। अब लॉजिकली समझो, ये एमसीक्यू का सवाल है, कैसे करोगे आप? देखो, ध्यान से समझना। एमसीक्यू का क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन। अगर ये 55 है, तो ये दोनों एंगल तो इक्वल होते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा 55। अच्छा, 55 प्लस 55 कितना होगा? 110। तो अगर ये 110 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 70। क्यों? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों को जोड़ दो 180 आएगा हमेशा। तो ये आ गया आपका 70। अगर आपसे इसका आधा पूछा होता, या फिर ये वाला एंगल फिर ये वाला एंगल पूछा होता, तो 35 और 35 आपका आंसर हो जाता। ध्यान रखना, समझे? और ऐसा सवाल आ रहे हैं, देखो आपको गुजरात बोर्ड 2023 का सवाल है, बेसिक में का सवाल है ये, बेसिक में से क्वेश्चन है ये। चलो और क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास अगला सवाल दे रखा है, एज शोन इन फिगर अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल PQRS। कभी कभार ABCD देता है, कभी कभार PQRS दे देगा, वो तो खैर हमारा लुकआउट है, हम कैसे करेंगे, ठीक। तो चलो आ जाओ, लेट्स परफॉर्म द एक्टिविटी। तो हमने एक सर्कल बना दिया, हमने एक सर्कल बना दिया, चलो बना दो एक सर्कल, बन गया सर सर्कल। अगली बात यह है कि अब आप इस सर्कल के आजू बाजू बनाओगे क्वाड्रिलेटर। तो हमने कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाया, लाइन खींच देते हैं ताकि क्वाड्रिलेटर आपको समझ में आ जाए। तो ये हो गया आपका एक एक ये वाला पार्ट, ठीक। एक हमने इसको ऐसे बना दिया, डन। और एक लास्ट, हम इसमें लास्ट का भी 2 साइड्स और बनानी है इसकी, ठीक है, 2 साइड्स अभी और बन जाएगी। ये कुछ ऐसे टच हो जाएगा इसको, और इसके बाद आपको बनाना है कुछ ऐसा, डन। ये मैंने बना दिया एक क्वाड्रेटर। अच्छा, क्वाड्रेटर सर आपने इतना अजीब क्यों बनाया? क्योंकि क्वाड्रेटर बेटा, क्वाड्रेटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 4 साइड बस उसका होने चाहिए, तो जरूरी नहीं कि मैं हर बार उसको रेक्टेंगल ही बनाऊं। तो उसको रेक्टेंगल वाली हैबिट छुड़ाने के लिए मैंने इसको ऐसे बना दी, ठीक है। अब ध्यान ध्यान समझना, लेट्स से कि हम ये पार्ट पर ए कह दिया, इसे मैंने बी कह दिया, इसे मैंने सी कह दिया, और इसे मैं कह दे रहा हूँ डी। आपको प्रूफ करना है, आपको क्या प्रूफ करना है सर? PQ प्लस RS, PQ प्लस RS मतलब PQ। एक काम करो, PQ प्लस RS बोला, कम PQRS लिख देता है, PQRS लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका PQR, और ये हो गया आपका S, PQRS, ठीक है। अब एक काम करें, इस पॉइंट को मैंने कह दिया A, इस पॉइंट को मैंने कह दिया B, इस पॉइंट को हमने कह दिया C, और इसे कह दिया हमने D, जहां पे ये टच कर रहा है। अच्छा, तो ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, हम कुछ पार्ट्स को मान लेंगे, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आपको लिखना होगा लेट, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ए पे आ रहा है, और एक टेंजेंट आपका डी पे जा रहा है। तो आपको ध्यान होगा, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बनते हैं, तो वो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। मतलब अगर मैं इसको एक्स मानूं, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। एंगल सॉरी साइड, ये एक्स आ गया, तभी कितना आ गया? एक्स आ गया। बात समझना रही का? फिर देखो, ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट यहाँ गया और एक टेंजेंट यहाँ गया, तो मान ले रहा हूं मैं कि ये वाई है, तो ये भी कितना हो जाएगा? वाई हो जाएगा। ध्यान से देखते हैं ना, एक एक पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लिया कि एक टेंजेंट ना, मान के लिए दिख रहा है, एक टेंजेंट इधर आ रहा है और एक टेंजेंट इधर आ रहा है, और एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। तो हमने क्या है, काम करो, इसको हम जेड कह देते हैं, तो इसको भी जेड कह लेंगे, एक्स वाई जेड। अच्छा, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट तो यहाँ पे भी है सर, इधर आ रहा है और इधर भी जा रहा है, तो इसको हमने डब्ल्यू कह दिया और इसको हमने कह दिया डब्ल्यू। अब देखो कैसे खटाक से आंसर आएगा। हमें बोला है कि पी क्यू प्लस आर एस करो, तो काम करो, पी क्यू प्लस आर एस करते हैं। तो हमने ऐड किया पी क्यू प्लस आर एस इज इक्वल टू, अब पी क्यू में क्या क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है और वाई आ रहा है। देखो पी क्यू के पूरे लेंथ में एक्स प्लस वाई करूंगा तो आ जाएगा, तो पी क्यू के लिए यूज कर दिया हमने एक्स प्लस वाई प्लस। अब आर एस के लिए, आर एस में क्या आ रहा है? जेड प्लस डब्ल्यू, जेड प्लस डब्ल्यू। तो यहां आ गया आपका जेड प्लस डब्ल्यू। पी क्यू प्लस आर एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू आ गया। तो सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिख दूं, तो पी क्यू प्लस आर एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 1। आगे देते हैं, अब हम निकालेंगे और क्या दिया हुआ है? क्यू आर प्लस पी एस बोला है, तो क्यू आर प्लस पी एस भी निकाल लो। तो क्यू आर की जब मैं लेंथ निकालने गया, तो मुझे यहाँ पे वाई और जेड नजर आया, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि क्यू आर प्लस पी एस इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो लिख दो यहाँ पे वाई प्लस जेड प्लस, ये y प्लस जेड किसकी लेंथ है? सिर्फ क्यू आर की, क्यू आर में y प्लस जेड आ गया। अब पी एस की जगह पे, पी एस क्या है? ये x प्लस डब्ल्यू, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे x प्लस डब्ल्यू। अब अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं, आगे पीछे कर दूं, तो मैं x के साथ में y को रख दूं, फिर z रखूं, फिर w रखूं, ये कुछ ऐसा नजारा हो जाएगा।
कि क्यू आर प्लस पी एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ये हो गया आपका सेकेंड। अब अगर ध्यान से देखो तो दोनों में जो राइट हैंड साइड आया है ये वाला पार्ट, ये तो दोनों में सेम सेम है, दोनों में सेम है। तो अगर राइट हैंड साइड दोनों का सेम है तो क्या दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, we can conclude that PQ plus RS is equal to QR is equal to QR plus PS, hence proof। अब इस पे सवाल भी आते हैं, कैसे कैसे सवाल आते हैं रुको मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं, ठीक है, बट स्टिल मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन ये था, चलो इसको ऐसे कर दिया मैंने, ये इसे ए कह लो, इसको ए मत को, बुरा मान जाएगा, इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसे मैंने कह दिया सी और इसको हम कह दिया मैंने डी। तो जैसे मान लिया जाए कि ये लेंथ जो है 7 दे रखा है और ये लेंथ को दे दिया है 4 और ये लेंथ में दे दिया गया है 8, तो बोला गया कि ये लेंथ कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन आया था। अब ये एमसीक्यू 1 वर्ड का क्वेश्चन था, ये मतलब 1 ऑब्जेक्टिव है, 1 मार्क क्वेश्चन है, ये कैसे करना था। तो 1 मार्क क्वेश्चन है भैया, ज्यादा दिमाग लगाना था नहीं, मुझे साफ साफ रिजल्ट याद होना चाहिए कि आमने सामने वाले साइड को जोड़ो। अगर मैं ए बी में इसके सामने वाले साइड क्या है सी डी, ए बी प्लस सी डी कर दूं तो ये जो लेंथ है बी सी प्लस ए डी के इक्वल आएगा। ये बात ऐसा होना चाहिए। अब ओरली सॉल्व कर लो, 7 प्लस 4 कितना आ रहा है 11, तो 8 में क्या जोड़ने पे 11 आएगा 3, मतलब आपका आंसर आएगा 3। तो आप यहाँ पे चाहे तो लिख भी सकते हैं ना कि 7 प्लस 4 इज इक्वल टू बी सी आपका 8 प्लस ए डी था, ठीक है, तो 11 आ गया और 11 में से -8 कर दो आपका ए डी आ जाएगा, ए डी की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में आ भी रहे हैं। इस बार तो इसका प्रूफ भी पूछा गया था 2023 में भी और 2018 में भी, तो मैंने आपको प्रूफ तो बता ही दिया, आपको प्रूफ करना कैसा, आप बस लिखना है ना कि यहाँ पे P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, सो देयरफॉर PD इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू X मान लेना। फिर सिमिलर यहाँ पे लिखना Q इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, तो ये हो जाएगा QA इज इक्वल टू QB और इज इक्वल टू Y लिखिए। ऐसे ही सभी को लिख दे और एंड डिराइव प्रोसेस आप स्टार्ट कर दो, आपका काम आसान, समझे। तो इसी के साथ में इस लेक्चर का आखिरी सवाल, ठीक है, आखिरी सवाल क्या कहता है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 29 एंड 21। तो ये कैसा सवाल है सर, देखो फटाफट से 2 कंसेंट्रिक सर्कल बनाते हैं। ये हमारे पास एक कंसेंट्रिक सर्कल, एक कंसेंट्रिक सर्कल। अब ऐसा ही एक सर्कल मैंने और बना लिया, लेकिन मुद्दा ये है कि दोनों कंसेंट्रिक है तो दोनों को मुझे कुछ ऐसे रखना होगा, कुछ और ऐसे थोड़ा और छोटा कर देते हैं। ये हो गया आपका कंसेंट्रिक सर्कल। अब कंसेंट्रिक सर्कल यही होता है जिनका सेंटर सेम हो, सेंटर एक हो और सर्कल जो है दोनों अलग अलग हो जाए। तो मैंने वही चीज किया, सेंटर एक है, दोनों का सर्कल बस अलग अलग कर दिया मैंने, 2 सर्कल बना दिए। अब आपको बोला गया है 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 29 एंड 21 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। मतलब आपको बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड के लेंथ पता करना है जो विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, मतलब बड़े वाले सर्कल का ऐसा कॉर्ड बताओ जो छोटे वाले को टच करके गुजर रहा हो। तो भाई साहब ऐसा कौन सा कॉर्ड बन जाएगा, देखो ऐसा कॉर्ड ये बन रहा है। अच्छा तो ये छोटे वाले के लिए कॉर्ड लेकिन बड़े वाले के लिए कॉर्ड, लेकिन छोटे वाले तो टेंजेंट बन गई है, टच करके निकल रहा है ना, तो आपको यही लेंथ पता करनी है। तो सबसे पहला काम जो मैं करूंगा, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि काम करो भाई, सेंटर है ये, सेंटर से मैंने एक रेडियस बना दिया, मैंने बनाया लेकिन ये बना नहीं, मैं फिर बनाऊंगा, ठीक है, सेंटर से बना दिया हमने एक रेडियस, और ऐसा ही सेंटर से एक रेडियस मैंने ये भी बना दिया। अब अगर ध्यान पूर्वक अगर आप देखें और सोचें तो आपको एहसास होगा बातों ही बातों में कि सर ये सेंटर O है और ये छोटे वाले का रेडियस है, छोटे वाले का रेडियस, और ये जो है आपके बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। अच्छा, लेकिन ये तो ट्रायंगल भी बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमने पढ़ा था 9th क्लास में थ्योरम था कि अगर सेंटर से कॉर्ड पे कोई हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, फिर कोई ऐसे बाइसेक्टर ड्रॉ करे, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, सेंटर से एक कॉर्ड है, सेंटर से कोई भी लाइन अगर कॉर्ड पे आ रही तो उसको बाइसेक्ट कर रही है और परपेंडिकुलर भी होगी, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, मतलब ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, तो इसको हम P कह देते हैं। तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, देखो बड़े वाले का रेडियस था 29, तरफ दो, ये लेंथ आपका 29 आ गया, और छोटे वाले का रेडियस था आपका 21, और हम जानते हैं कि AP और PB इक्वल होगा, तो अगर मैं AP की लंबाई निकाल दूं तो PB इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो एक काम करते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अरे पाइथागोरस थ्योरम नहीं आवत है, काहे नहीं आवत है, देखो
पाइथागोरस थ्योरम आपको ये बताता है सर कि ओ ए का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज मेरा ओ ए है सर, तो लिख दो यहाँ पे ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ओपी, ओपी का स्क्वायर प्लस बेस कितना है एपी है, तो एपी का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से ओ ए की लंबाई 29, तो 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी की लंबाई 21 है, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। अब 29 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 841, 841 छोटा लीजिए क्या, और दूध ले लेते हैं 841, और ये होता है आपका 441 और प्लस एपी का स्क्वायर। तो एक काम करो, ये निकालना तो इसको टांग के यहाँ ले आ जाओ, तो 841 में से जैसे ही माइनस होगा 441 तो आपको मिल जाएगा एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर। अच्छा, तो 841 में से 441 माइनस कितना बचा, 400 बच जाएगा, माइनस करके देख लेना। तो यहाँ पे आ गया आपका 400 इज इक्वल टू आ जाएगा एपी का स्क्वायर। अब कौन से नंबर का स्क्वायर 400 होता है भैया, 20 का। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सर कि देयरफॉर एपी इज इक्वल टू क्लियरली 20, एपी कितना आ गया आपका 20। तो सर ये वाली लंबाई जो है 20 आ गई, है ना। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओपी, ओपी बाइसेक्स द कॉर्ड, ओपी बाइसेक्स द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो देयरफॉर एपी इज इक्वल टू बीपी। अच्छा ठीक है, इज इक्वल टू 20। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस बी पी। अच्छा, इनको आप ऐड कर लो, 20 प्लस 20 आ जाएगा और आपका फाइनल आंसर आ गया 40 सेंटीमीटर। तो 40 कितना है, 40 मतलब जो कॉर्ड है ये बड़े वाले सुबह का वो 40 सेंटीमीटर का होगा, और यही कॉर्ड छोटे वाले के लिए टेंजेंट भी है, ध्यान रखना। और ऐसा सवाल तो आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, और ऐसा सवाल एग्जाम में आप ही रहे हैं, तो कोई मौका ना देना, कोई मौका ना छोड़ना एग्जाम में स्कोर करने का, समझे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी थी कि कल तो नहीं कह सकते, आज ना, मेरे लिए तो कल ही होगा कि मैं लेक्चर आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। तो आप समझे कौन से थे, आज जो आपका एक लाइव सेशन होगा, ऑलमोस्ट संडे के दिन आप कह सकते हैं, और कल से आपका 20 है ना, 20 से आप सभी का प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहा है गुजरात की, ऑलमोस्ट सभी स्कूल, और पहला ही पेपर मैथ्स का है। तो संडे के दिन जो है हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक लेक्चर आई गेस अपलोड कर दिया है, तो आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि मैं ये आपसे फ्यूचर टेंस के लिए बता रहा हूँ कि मैं ये लेक्चर एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं आपको इन्फॉर्मेशन कल के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये वीडियो ऑब्वियसली आप तक कल तक ही पहुँचेगा, आप तक ये वीडियो, ठीक है। बहुत ही चूतिया बोला उन्होंने। तो इन्फॉर्मेशन ये थी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और कमेंट में पिन कर रहा हूँ। सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से प्रोबेबिलिटी हाई है, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चन आपका जो सेक्शन ए का होगा वो यही से आएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। और आपको ये चीज अगर आप कंप्लीट करते हो तो ये श्योर है ना, 80 to 90% श्योर है कि हाँ आपका जो पेपर है वहीं से आने वाला है, सेक्शन ए का सिर्फ। सेक्शन बी सी डी का भी चीजें बनाई जाएगी, सेक्शन ए पे तो मैंने बना दिया है, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि आप अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है, अच्छा स्कोर करने के लिए सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिखें और उसे पढ़ लें। क्लियर सब, चलिए फिर आज चलिए चलिए अपन यहीं पर खत्म करते हैं, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट पढ़ाई करते हैं आप, ऑल द बेस्ट सभी को, बाय।